Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Gamizone. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटे से आपके पिछले टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि था हमारे पास आइसोटोप्स का। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट की या एटम की वो कापीज़ होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके मैसेज नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये वही टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं और उन आइसोटोप्स की मैसेज और उनकी नेचुरल अबंडेंस वगैरह को डिस्कस किया जाता है। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the actual or exact masses of different isotopes of an element along with their natural abundance or relative abundance। ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसको हम यूज़ करके उन आइसोटोप्स के जो मैसेज हैं, एक्चुअल मैसेज उनकी क्या हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स की किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप हैं उनकी जो एक्चुअल या एग्जैक्ट मैसेज हैं वो फाइंड करेंगे, उनको मेजर किया जाएगा। वे अलॉन्ग विद देयर नेचुरल और रिलेटिव अबंडेंस, और उनकी रिलेटिव या नेचुरल अबंडेंस क्या है, वो एलिमेंट वो आइसोटोप्स कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस में, नियॉन की एग्जांपल हमारे पास नियॉन 20 था, 21 था और 22 था। एक था हमारे पास 98.6, एक 0.26 और एक 8 पॉइंट समथिंग आता था। ये होती है उनकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस। इस टेक्निक से हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी देखते हैं और उसके साथ साथ हम उनके एक्चुअल मैसेज को भी देखते हैं कि इस आइसोटोप का एक्चुअल मैस है कितना। ये हमारे पास जिस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टेक्निक कब से स्टार्ट हुई, कैसे की और कौन कौन से मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किए गए। आपने पढ़ा होगा, आपके बुक भी इसी टॉपिक में सिलेबस में है, ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एब्रीवेट इसको AMS से भी किया जाता है, A से एस्टन, M से मैस और S से स्पेक्ट्रोमीटर। ऑलमोस्ट इट वाज यूज्ड इन 1919 टू डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज ओनली, यानी कि इससे सिर्फ हम आइसोटोप की एटॉमिक मैसेज फाइंड करते थे, उनकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस इससे फाइंड नहीं की जा सकती थी। इसको कब यूज़ किया गया? 1919 में इसको यूज़ किया गया और इससे हमने सिर्फ आइसोटोप्स की एटॉमिक मैसेज फाइंड की। नेक्स्ट उसके बाद मॉडिफिकेशन की गई। इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास नहीं है, एक आया हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर। वो कौन सा था हमारे पास? वो था डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन हुई, क्या इम्प्रूवमेंट हुई। इट वाज एडवांस्ड देन ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से फीचर्स में एडवांस था। एंड वाज यूज फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस, और इसको यूज़ किसके लिए किया गया? सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया गया। जो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर था ना हमारे पास, उसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस को डिस्कस नहीं कर सकते थे। इसमें हमने सॉलिड सब्सटेंसेस को भी डिस्कस किया और इट्स रिजल्ट्स वाज आ स्पेक्ट्रोग्राफ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। और इसके रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आता था कि फोटोग्राफिक प्लेट जो होती थी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, उसके ऊपर हमारे पास एक स्पेक्ट्रोग्राफ आ जाता था जो हमें उनके मैसेज वगैरह या रिलेटिव अबंडेंस वगैरह के बारे में बता देता था। इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम मॉडर्न जो हमारे पास इस वक्त यूज़ हो रहा है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें हम इसको आयन कलेक्टर कहते होते हैं। ये तो थे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब चलते हैं मॉडर्न
मैस स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ, जो इस टाइम यूज़ करते हैं हम, जिसको हम यूज़ करके मैसेज भी फाइंड की जाती हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस वगैरह भी फाइंड की जाती है और उनको सेपरेट भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसका हम सबसे पहले प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं कि वो वर्क किस तरीके से करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रिंसिपल है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, एमएमएस इसको एब्रीवेट भी किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका प्रिंसिपल क्या है, असूल कार क्या है, किस तरीके से ये काम करता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सैम्पल इज़ वोलेटिलाइज्ड। इसमें जो हमने सैम्पल लेना है, जिसके हमने मैस फाइंड करने हैं या जिसका हमने रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है, उसको सेपरेट करना है, सबसे पहले उस सैम्पल को आपने क्या करना है, वोलेटिलाइज करना है। वोलेटिलाइज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी एनर्जी बढ़ा देनी है। एनर्जी बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि वो सैम्पल वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। अच्छा, वोलेटिलाइज करेंगे, कैसे वोलेटिलाइज करेंगे? बाय हीटिंग फिलामेंट। इसमें फिलामेंट होंगे, उन फिलामेंट को, वो फिलामेंट इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से आपको पता है एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज होने से वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। जब ये हमने हीट प्रोवाइड कर ली, वोलेटिलाइज हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन सैम्पल इज़ आयोनाइज्ड। फिर हमने सैम्पल को आयोनाइज करना है, उसके आयंस बनाने हैं, उसके पॉजिटिव आयन, उसके नेगेटिव आयन यानी उसके कैटाइन और उसके एनाइन अलग अलग कर लेंगे, उसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज कैसे करेंगे? विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक हाई एनर्जी की बीम जो होगी वो उसके ऊपर लेके जाएंगे। उस हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो आयोनाइज हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने से वो स्प्लिट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन में अलग और नेगेटिव आयन में अलग। अच्छा, जब हमने इसको आयोनाइज कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर डैट पॉजिटिव आयन एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग नेगेटिव ग्रिड। इसमें जो हमारे पास जब आयोनाइज करेंगे तो पॉजिटिव आयन भी आएंगे और नेगेटिव आयन भी आएंगे। जो पॉजिटिव आयन आए थे उनको हमने करना है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मीन उनकी स्पीड बढ़ा देनी है, उनकी जो ऑलरेडी उनका जो चार्ज वगैरह है उसको हमने बढ़ा देना है, एक्सेलरेट कर देना है, बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएंगे कि हमने एक नेगेटिव ग्रिड यूज़ करनी है, एक हम ग्रिड यूज़ करेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस ओवर चार्ज वैल्यूज़। अच्छा, जब हम उनकी एनर्जी बढ़ा दी, वो एक्सेलरेट हो गए, फिर उन पॉजिटिव आयन को वहाँ से सेपरेट कैसे करेंगे? उनकी चार्ज ओवर मैस वैल्यू की निस्बत, इस हम चार्ज ओवर मैस रेशो भी कहते हैं, इस बेस पे उनको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ये आगे हम चल के देखते हैं कि चार्ज ओवर मैस रेशो क्या होती है और इससे हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे। अच्छा, जब हमने ये कर लिया उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एट लास्ट डाटा इज़ रिकॉर्डेड। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट पे डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये डाटा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है कि इस मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ये सारा फंक्शन परफॉर्म करने के साथ इसके अंदर एंड पे ये हमारे पास अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर में हमें बाकायदा एंड पे जो डाटा रिकॉर्ड होता है उसका एक हमें ग्राफ दे देता है जिसे हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक सरफेस है, एक एरिया है, एक इसका आप कह सकते हैं कि इसका एक इनर पोर्शन है, जहाँ से हमारे पास सैंपल को एंटर किया जाता है, जहाँ से हम सैंपल इसमें पोर करते हैं, सैंपल इसमें डाला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जब सैंपल इसमें डाला जाएगा, सैंपल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे हमारे पास होती हैं फिलामेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ा कि हीटिंग फिलामेंट हैं। ये हीटिंग फिलामेंट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास ये है नेगेटिव ग्रिड, जिसको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास होती हैं स्लिट्स। इन स्लिट्स की बेस पे जो इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव आयन है वो एक रो में आ जाते हैं। ये हमारे पास होता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमने यहाँ से प्रोवाइड की थी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, जिससे इसका दूसरा हीट बढ़ेगी और ये वोलेटिलाइज वगैरह होंगे, आयोनाइज होंगे। अब हम बाकायदा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हमने क्या करना है, सबसे पहले कि इनको हमने क्या करना था, उसके असूल में क्या था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सैंपल इज़ वोलेटिलाइज। सैंपल को क्या करना है, वोलेटिलाइज करना है। कैसे करेंगे अब देखते हैं। वोलेटिलाइजेशन की जाएगी। वोलेटिलाइजेशन कैसे है कि सैंपल इज़ वेपोराइज बाय यूजिंग हीटिंग फिलामेंट। ये जो हमने सैंपल एंटर किया है,
इसको हमने क्या करना है, वेपोराइज करना है। किस भी बेस पे, ये हमने हीटिंग फिलामेंट यूज़ कर लिए, ठीक है। हीटिंग फिलामेंट इन गैसियस फॉर्म रिमेनिंग प्रेशर केप्ट लो। अच्छा, ये गैसियस फॉर्म में होगा सैंपल हमारे पास, और इसका प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा कम रखना है। वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 रेज़ की पावर -6 से 10 रेज़ की पावर -7। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर क्यों कम करना है, यहाँ पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। प्रेशर हम इस वजह से कम करेंगे क्योंकि देखें, इसमें हमारे पास एयर नहीं होनी चाहिए। एयर होगी तो इसमें हमारे पास, एयर में आपको पता है, एयर हमारे पास बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमने इसमें सैंपल जो लिया है नियॉन का लिया है। अच्छा, अगर हम एयर इसमें आ जाएगी, अगर हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो एयर इसमें होगी। एयर होने की वजह से वो इस नियॉन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और कोई ना कोई हमारे पास अलग कंपाउंड बन जाएगा। हमारे पास तो आइसोटोप्स वो नियॉन के रहेंगे ही नहीं। इस वजह से हमने क्या करना है, वहाँ पे प्रेशर बहुत लो रखना है कि वहाँ पे हमारे पास एयर ना हो। एयर ना होने की वजह से नियॉन, सिंपल हमारे पास नियॉन ही रहेगी और वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अच्छा, प्रेशर कितना रखना है, 10 रेज़ की पावर -6 टू 10 रेज़ की पावर -7 टॉर तक, इतना कम प्रेशर रखना है। अच्छा, जब हमने प्रेशर कम कर लिया, ये वोलेटिलाइजेशन हो गई, यहाँ तक हमारे पास ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर देखते हैं हम इसके प्रिंसिपल में क्या था। प्रिंसिपल में था कि उसके बाद आपने क्या करना है कि द सैंपल इज़ आयोनाइज्ड विद द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सैंपल को आयोनाइज करेंगे, उसके आयंस बनाएंगे। देखते हैं कैसे आयंस बनेंगे। आयोनाइजेशन कैसे होगी कि हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने सैंपल लिया था या वेपोराइज हो गया है, इसको अब हमने क्या करनी है कि एक हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करनी है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना है। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होंगे, पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग। अब देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, जो इसको हमने जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, तो अगर जो उसमें पहले पॉजिटिव चार्ज है तो वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ तो अटैच होना चाहिए, लेकिन वो अटैच नहीं होता। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। वो देखते हैं क्या है कि देखें, कोई भी हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके ये सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में। हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोवाइड की, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई। यहाँ ये भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी, आगे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन से करेंगे स्ट्राइक, तो आगे कितने बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एनर्जी क्या हो गई, इस पूरे माल एटम की एनर्जी होगी ज़्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया तो उसने स्ट्राइक किया, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएंगे। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं तो आपको पता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, यस, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पर क्या आ जाएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वहाँ से निकल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से जब यहाँ पे हमने क्या किया, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ से एक्सलरेट होकर निकल गया। पीछे हमारे पास नियॉन के 3, हमने जो कह लिए कि हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, 21, 22 और 20, 21 और 22। तो ये तीनों उसके आइसोटोप्स यहाँ से निकल जाएंगे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट इसका था प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब आपने उसको आयोनाइज कर लेना है, फिर आपने उनमें से पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करना है बाय यूजिंग नेगेटिव ग्रेड। नेगेटिव ग्रेड को यूज़ करके आपने उनको एक्सेलरेट करना है। कैसे एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा कैसे कि प्रोवाइड नेगेटिव ग्रेड कैप्ट वोल्टेज 500 टू 2000 वोल्ट्स। आपने क्या करना है कि जो ये हमने इलेक्ट्रॉन, अभी पॉजिटिव आयन वहाँ से निकले हैं, अभी हमने क्या निकाले थे वहाँ से, आपने देखा था कि नियॉन के 3 हमने डिफरेंट पॉजिटिव वहाँ से आयंस निकाले हैं, कैटाइन निकाले हैं। इनको हमने क्या करना है, एक्सेलरेट कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रेड यूज़ करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, इसमें ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ने उसके साथ अटैच होना है, ये यहाँ पे चिमट जाएगा। तो आगे कैसे जाएगा फिर,
डियर स्टूडेंट, नो डाउट जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उसके साथ चिमट जाता है, आके चिपक जाता है। लेकिन इस ग्रिड में हमारे पास कुछ होल्स भी हैं, कुछ ना कुछ। ये सिर्फ 3 नहीं है, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए 3 कहा है, लेकिन ये 3 ही होंगे, बहुत सारी क्वांटिटी में होंगे। तो इसमें से हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि इनके देखें यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे इस नेगेटिव ग्रेड के कुछ ना कुछ इसके साथ अटैच हो जाएंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से इन होल्स में से गुजर जाएंगे, इन होल में से गुजर के आगे चले जाएंगे। इस तरीके से इनकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन किया क्या, आप ये वोल्टेज अप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड द पॉजिटिव आयन विल स्कैटर्ड, फिर पॉजिटिव आयन स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका जो इसके प्रिंसिपल में है वो क्या है कि इनको अब सेपरेट करना है उनकी मास और चार्ज वैल्यू के बेस पे। अब उनकी सेपरेशन कैसे करनी है देखते हैं। सेपरेशन या उसको हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं आइसोटोप की, वो हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मास और चार्ज वैल्यू ऑफ आइसोटोप्स बाय यूजिंग फार्मूला। हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, उस फार्मूला को यूज़ करके हम उनकी सेपरेशन करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, मास और चार्ज रेशो इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर 2e। इस फार्मूले को यूज़ करके हम इनकी सेपरेशन कर लेंगे। यहाँ से इनको जो हमारे पास ये आए हैं इनको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सेपरेट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बता दूं कि यहाँ से ये स्कैटर्ड होने के बाद कहाँ जाएंगे। ये हम आगे यूज़ करेंगे स्लिट्स। स्लिट्स किस लिए यूज़ की जाती हैं कि इनको एक बीम बना दें, इनकी एक लाइन बना देंगे वो। ठीक है, इनकी एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से इनके सेंटर में क्या होता है, एक होल सा होता है, इस स्लिट के भी इस स्लिट के भी। ये सारे इकट्ठे होकर फिर यहाँ से गुजर जाएंगे इस होल में से और एक बीम की फॉर्म में नीचे आएंगे। और ये हमारे पास है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से ये बीम टर्न होती है, उस हिसाब से मुड़ती है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा टर्न हो जाएगी। वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये वीकली यानी कि थोड़ी टर्न होगी, ज़्यादा टर्न नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला हमने रखा कि इस फार्मूले में हमारे पास क्या क्या है। जो m/e है वो हमारे पास मास और चार्ज रेशो है। जो h चाहिए हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। जो E हमारे पास है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अभी हमने उनको एक्सेलरेट करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए थे, ये वही स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो R है हमारे पास वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, वो हम देखते हैं। ये जो देखें हमारे पास ये मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में है। इसका जो हमारे पास रेडियस होगा, इस पाथ का जो हमारे पास रेडियस आएगा उसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास R है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये हम इसका सेपरेशन या इसकी डिफ्लेक्शन इस फार्मूले को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ी अब आपकी मुझे तवज्जो चाहिए होगी, थोड़ी सी बात समझने वाली है। इस फार्मूले में जो फार्मूला हमने लिखा था वो था हमारे पास m/e इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर 2e। अब इसमें हम देखेंगे इनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि जो हमने फार्मूला का पढ़ा उसमें हमारे पास वो जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रही हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली थी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मास और चार्ज वैल्यू। अब देखें जो मास और चार्ज रेशो है ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है आर को, क्योंकि इक्वल है, इक्वल का मीन ये आर के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, अगर ये कम होगी तो ये भी कम, अगर ये ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। लेकिन अब इस आर का, इस सर्कुलर रेडियस का, इस एच और इस ई के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। अच्छा, m/e चार्ज बाय मास वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी सर्कुलर रेडियस r के, और r कैसे चेंज होगा, बाय चेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ h एंड e। h और e की वैल्यू चेंज करेंगे तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे कि जो हमारे पास h है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r के। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने कहना है कि h तो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया। बिल्कुल जैसे कि हमारे पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में आपने 10th क्लास में बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। उसकी एक स्टेटमेंट थी कि हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है तो पहले वाली कम हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। लेकिन जब हम इसको कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो देखें कि ये
प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और किसके इक्वल आ रहे हैं, कांस्टेंट के इक्वल आ रहे हैं। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम उसी तरीके से हमारे पास एच और आर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन रियल में हमारे पास क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम हो मल्टीप्लाई रहे हैं बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग। ये देखें बॉयज़ लॉ में ये प्रेशर और वॉल्यूम हो मल्टीप्लाई रहे हैं, लेकिन रियल में क्या है हमारे पास, जब कांस्टेंट के इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट नहीं होता तो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम उसी तरीके से अब इनमें कांस्टेंट, इस फार्मूले में कांस्टेंट यूज़ हुआ। कांस्टेंट कौन सा है, जो हमारे पास मास और चार्ज वैल्यू, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास जो एच और आर है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एच को बढ़ाएंगे आर कम हो जाएगा, एच को कम करेंगे आर बढ़ जाएगा। ये तो हमारे पास एच और आर का रिलेशन आ गया। अब ई और आर का रिलेशन फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ई और आर हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने कहना सर को क्या हो गया कि हैं तो डिवाइड हो रहा है, तो फिर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, क्योंकि देखें आर ऊपर है, ई नीचे है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, यानी कि नीचे वाला बढ़ाएंगे ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से होना है। तो ये कैसे हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं दोबारा आपके 10th के टॉपिक की तरफ। तो था आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बताता है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन जब किसी कांस्टेंट के इक्वल आते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ ना डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कांस्टेंट यूज़ किया तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो गया, डिवाइड। अब उसी तरीके से जो हमारे पास ई और आर हैं ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड। ई और आर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। लेकिन जब एक कांस्टेंट के इक्वल आएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि कांस्टेंट के इक्वल आते हैं तो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हैं। ये देखें कांस्टेंट के इक्वल हैं तो आर ओवर ई डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप आपको इसकी यहाँ से समझ आ गई होगी। ये तो हमने उसका पढ़ लिया जो हमारे पास इसके सेपरेशन का या डिफ्लेक्शन का एक मेथड था। डियर स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम होता है हमारे पास इसमें आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर होता है, उस आयन्स के बेस पे हमने वहाँ से उसको कलेक्ट करना है, पॉजिटिव आयन को वहाँ से सेपरेट करना है। क्या करेंगे, इट इज़ अ डिवाइस। आयन कलेक्टर क्या हमारे पास एक डिवाइस है विच चेंज द इंटेंसिटी ऑफ आइसोटोप। उनकी इंटेंसिटी को चेंज कर देती है, कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। कौन से आइसोटोप्स को, विच आर स्ट्राइकिंग ऑन डिटेक्टर, जो उस डिटेक्टर के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं। यहाँ पे एंड पे हमारे पास एक डिटेक्टर लगा होता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्टर होता है। इस पे जो आइसोटोप आके गिर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, आयन कलेक्टर उनकी इंटेंसिटी को चेंज करेगा, कम भी कर देगा या ज़्यादा कर देगा उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, आयन कलेक्टर है, उनकी इंटेंसिटी को चेंज करेगा, चेंज करके क्या कर देगा, किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट में। उसकी इंटेंसिटी को लेके किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट में। हेयर इज़ एन एम्पलीफायर विच शोज़ द वैल्यू ऑफ करंट। एम्पलीफायर होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट में उसने चेंज किया उनकी इंटेंसिटी को। अब करंट कम भी तो हो सकता है, इतना कम हो सकता है कि हमें वैसे सिंपल शो ना हो, तो वहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा होता है अपरेटस के एंड पे, मास स्पेक्ट्रोमीटर के एंड पे एक एम्पलीफायर लगा होता है जो इस करंट को आपको बड़ा करके, जूम करके, लार्ज करके आपको बताता है कि ये करंट इतना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था वैसे यहाँ तक था प्रोसेस। अब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमने कैसे देखने हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, सारा कुछ क्या है। रिज़ल्ट्स देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है इसमें स्पेक्ट्रोग्राफ आता है। अब देखते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, कैसे आया है। दिस डिवाइस इज़ कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर। ये जो हमारे पास डिवाइस है, यानी कि पूरा हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर है, ये किससे कनेक्ट हुआ है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है। एंड द रिज़ल्ट आर शोन इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आएंगे सारा कुछ करने के, वो एक ग्राफ की फॉर्म में आएंगे, और वो ग्राफ कहाँ पे शो किए जाएंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। अब हमने कौन सा सैंपल लिया था, नियॉन का। नियॉन के हमने हमने लिए थे 3 आइसोटोप। कौन कौन से, 20, 21 और 22, डिफरेंट मैसेज वाले। हमें एक ग्राफ बनाना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपने मैथ नंबर लेना है, वाई एक्सिस पे आपने क्या लेनी है, उनकी परसेंटेज अबंडेंस, उनके रिलेटिव अबंडेंस वगैरह वो आपने लेनी है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था कि 20 जो 20 मैथ्स वाला हमारे पास आइसोटोप है नियॉन का, उसकी अबंडेंस कितनी है, उसकी परसेंटेज कितना, 98.92% है।
21 वाले की इतनी है, 22 वाले की इतनी है। जब आप ये सारे रिजल्ट परफॉर्म कर लेंगे तो आपको इस तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन पे ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। वो ग्राफ आपको बता देगा कि आपने जो सैंपल लिया था उसका कौन कौन सा मैथ्स नंबर है। हमने नियॉन का सैंपल लिया था, वो हमें बता रहे हैं इसके 3 मैथ्स नंबर आए हैं, 20, 21 और 23, 3 मैथ्स नंबर वाले आइसोटोप आ गए। अब वो आपको बता देगा कि इस सैंपल में ये प्रेजेंट कितने कितने थे। जो 20 वाला आइसोटोप था वो इतना प्रेजेंट है, 98% है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। जो 21 वाला है वो इतने परसेंट प्रेजेंट है और 22 वाला इतने परसेंट प्रेजेंट है। इस तरीके से हम इनको यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे सैंपल में कितने आइसोटोप्स हैं, कौन कौन सी मैथ्स वाले हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अब हमने सारा प्रोसेस कैसे किया था और क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इस सैंपल में उसने बता दिया कंप्यूटर ने कि हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे में शो हो गया कि ये सैंपल हैं और ये आइसोटोप्स हैं और इनकी इतनी इतनी परसेंटेज है। अब इनको यहाँ से अलग कैसे करें, अलग कैसे किया जाएगा इनको यहाँ से कि 20 वाला अलग हो जाए, 21 वाला अलग, 22 वाला अलग, सारे अलग हो जाए। हमें ज़रूरत है सिर्फ 22 वाले के, तो बाकी 2 साथ में आ रहे हैं, उनको कैसे निकालें वहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं। अब आपने कहना है कि केमिकल मेथड क्यों नहीं यूज़ किए गए, फिज़िकल मेथड ही क्यों यूज़ किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास ये सारे इसके क्या हैं, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं और फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए हम फिज़िकल मेथड ही यूज़ करेंगे, नॉट कि हम उसके ये केमिकल मेथड यूज़ करें। ऑलरेडी ये केमिकल है, ऑलरेडी एक एटम है, इसके लिए हम उसके साथ किसी और केमिकल को ऐड कर देंगे, ये तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर हम करते रहेंगे इसको सेपरेट, फिर तो वो जो अलग आके ऊपर से मिल जाएगा वो भी सेपरेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसलिए हम वो केमिकल यूज़ नहीं करते, हम फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं। फिज़िकल मेथड क्या है हमारे पास, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फिज़िकल मेथड है ना, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आ चुका है कि सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स के फिज़िकल मेथड कौन कौन से हैं। अच्छा, बाय फिज़िकल मेथड लाइक हमारे पास कौन कौन से है, गैसेस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है। ये हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप के सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स के मेथड हैं। इनको हम यूज़ करके उन आइसोटोप को वहाँ से सेपरेट कर लेंगे, 20 वाले को अलग, 21 वाले को अलग, 22 वाले को अलग। अच्छा, इन मेथड की अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो ये ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस नाम से थोड़ा बहुत ये आपको हिंट हो जाएगा कि गैसेस डिफ्यूजन क्या है, गैस की डिफ्यूजन की जाती है, थर्मल डिफ्यूजन हीट प्रोवाइड वगैरह की जाती है, डिस्टिलेशन है सेपरेट किया जाता है उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इलेक्ट्रिक वगैरह फील्ड यूज़ किया जाता है, लेज़र है, लेज़र वगैरह यूज़ की जाएगी। बस इतना नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, यही आपके नॉलेज के लिए काफ़ी है। बाकी आप क्लास में आके जाके पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आई होप कि आपको समझ आ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके उसको आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नो डाउट इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर आपके टॉपिक के रिलेटेड आपको टाइम एंड अगेन वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती रहेंगी। और इसके रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।